पेंशन हाइक डिमांड। यूपीएस के बाद मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करेगी सरकार। जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। निर्मला सीतारमण ऑन मिनिमम पेंशन। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशनर्स का संगठन पिछले काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसी मांग के सिलसिले में संगठन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीने करने की मांग की गई। समिति के अनुसार सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग को पूरा करने का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी में करीब 78 लाख रिटायर पेंशनर्स और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। समिति ने बयान में कहा, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। 1450 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए की जाए। पेंशन समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी महीने ईपीएस 95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ईपीएस 95 एनएसी सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपए की औसत मासिक पेंशन की जगह 7,500 रुपए मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 36 लाख पेंशनर्स को मिल रहे 1,000 रुपए से भी कम। समिति की यह भी मांग है कि ईपीएस मेंबर और उनके लाइफ पार्टनर को मेडिकल सुविधा भी दी जाए। ईपीएस 95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशनर्स पिछले 8 साल से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। निकाय की तरफ से पिछले दिनों यह भी बताया गया था कि 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। राउत का कहना है कि नियमित पेंशन कोष में लॉन्ग टर्म योगदान देने के बावजूद पेंशनर्स को बहुत कम पेंशन मिलती है। नियमितीकरण पॉलिसी 2024 लागू कर सभी संविदा आउटसोर्स ठेका एवं कच्चे कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण। न्यू रेगुलराइजेशन पॉलिसी फॉर टेम्पररी वर्कर्स 2024 भारत में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में संविदा, आउटसोर्स, ठेका एवं कच्चे कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की स्थिति अक्सर अस्थिर होती है क्योंकि उन्हें स्थायी नौकरी के लाभ नहीं मिलते। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने नियमितीकरण पॉलिसी 2024 की घोषणा की है। इस पॉलिसी का उद्देश्य इन कर्मचारियों को स्थायी रोजगार प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस लेख में हम इस पॉलिसी के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नियमितीकरण पॉलिसी 2024 का मुख्य उद्देश्य नियमितीकरण पॉलिसी 2024 का मुख्य उद्देश्य अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का दर्जा देना है। यह पॉलिसी उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं और जिन्हें स्थायी नौकरी की आवश्यकता है। इस पॉलिसी के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है: समान वेतन और सुविधाएं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान करना, नौकरी की सुरक्षा,
अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे अपने भविष्य को लेकर चिंता मुक्त रह सकें। कार्यस्थल पर समानता, सभी कर्मचारियों के लिए समान कार्यस्थल माहौल सुनिश्चित करना। योजना का अवलोकन, विशेषता विवरण। योजना का नाम नियमितीकरण पॉलिसी 2024। उद्देश्य संविदा, आउटसोर्स, ठेका एवं कच्चे कर्मचारियों का नियमितीकरण। लाभार्थी अस्थायी कर्मचारी प्रमुख लाभ, अस्थायी रोजगार, समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा। लागू होने की तिथि 2024। जिम्मेदार विभाग, श्रम मंत्रालय। पॉलिसी के लागू होने के प्रभाव, आर्थिक सुरक्षा। इस पॉलिसी के लागू होने से लाखों अस्थायी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उन्हें स्थायी वेतन मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। सामाजिक प्रभाव, नियमितीकरण से न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों को समान अवसर मिलने से समाज में समानता बढ़ेगी और भेदभाव कम होगा। सरकारी विभागों पर प्रभाव, सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने से विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। नियमितीकरण पॉलिसी 2024 की वास्तविक स्थिति और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि संबंधित सरकारी विभागों या आधिकारिक स्रोतों से ही की जानी चाहिए। वर्तमान समय तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह योजना वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन और प्रभावों की पुष्टि समय के साथ होगी। EPS 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, श्रम मंत्रालय ने किया अहम बदलाव। EPS 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रिटायर्ड कर्मचारी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से EPS पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। EPS 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। बता दें कि EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT के चेयरपर्सन भी हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनधारक देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। मनसुख मांडविया ने कहा कि यह EPFO को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।